नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो खुशी मनाइए, अब बहुत सस्ती चीज़ें हो रही हैं, महंगाई दूर दूर तक भाग रही है। कुछ इस तरह का कम्युनिकेशन करने की कोशिश की गई है सरकार के। आज जो पेपर की हेडलाइंस हैं उसमें जो नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे है NSSI के जो डेटा उन्होंने वो पब्लिश हुए हैं। NSO स्टेट और वो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आते हैं, उसमें बताया जाता है कि कितनी महंगाई बढ़ी। अब होता क्या है, वो महंगाई दर होती है। आम किसी को भी पकड़िए, उसको लगता है महंगाई दर, अरे 4% महंगाई बढ़ी, क्या हुआ 4% क्या है। वो रेट, किस रेट से महंगाई बढ़ रही उसका वो होता है। अब पहले मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि पहले एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता था, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जिसकी बेसिस पे महंगाई का मूल डेटा लिए जाते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इस बार ये बताया गया कि 14 महीने की सबसे ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा आज तक 14 महीने से रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। कभी कभी क्या लगता है ना कि आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन को लगता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 14 महीने में सबसे ज़्यादा 6.21% हुआ। 6.21%, अगर वैसे आम भाषा में सुने तो इससे क्या फ़र्क पड़ता। अब उसके ज़रा आज उसकी चीड़फाड़ की जाए थोड़ी सी। और मैं इसीलिए मैं किसी अर्थशास्त्री को नहीं ला रहा हूँ, मैं आम आदमी की तरह जो क्या समझ में आता है वो ज़रा उसी डेटा को देख लीजिए। उस डेटा में एक चीज़ होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने का और इस चीज़ों पे कितना। तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 45.86% जो है वो फूड एंड बेवरेजेस में, आपके खान पान की चीज़ें। आप उसमें सीरियल्स, मतलब दाल है, अनाज है, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल है, सब्जियां हैं। अब उसमें प्रिपेयर्ड मील्स, स्नैक्स और ये भी है, मीट और फिश है, ऑयल है। अब मीट फिश भी ये मानते हैं कि मतलब हमारे जो गरीब देश है उसमें रोज़ लोग खाते हैं मीट। हो सकता है कि फ़िश और मीट कहीं कुछ खाते हों, लेकिन वो कौन कितना खाता है ये आपको और हमको पता ही है। जो मुख्य बात इसमें है, जो वरीसम है और जिसमें जो अंदर से पढ़ने की ज़रूरत है, इन्होंने खुद ये बताया है कि जो वेजिटेबल सब्जियों के दाम हैं वो 57 मंथ्स हाई का इन्फ्लेशन रेट है। मतलब करीब 5 साल में इतनी महंगाई का दर कभी नहीं बढ़ी, और वो है इस समय 42.18% केवल अक्टूबर माह का। और सितंबर माह का वो बढ़ने की रफ्तार थी 35.99%, करीब 36%। अब मोटे तौर पे वो 42%। जब सरकार यहाँ कहती है 6% और 3% और 4%, आपको क्या लगता है कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है सही बात? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप सबके घर में भाई खाना एक ऐसी चीज़ है ना, दाल चावल रोटी सब्जी, उसके वेरिएंट कुछ हो, कोई पिज़्ज़ा उसको बोले, कोई उसमें चाउमीन करे, लेकिन मूल रूप से दाल चावल रोटी सब्जी ये अंबानी जी भी खाते हैं, और ये जो सबसे गरीब व्यक्ति है इस देश का वो भी खाता है। वेरिएंट हो सकते हैं, उनकी प्लेट महंगी हो सकती है, उनकी प्लेट सोने की हो सकती है, ये हाथ में ही लेके कोई आदमी खा सकता है, लेकिन सोना नहीं खा सकते हैं। खाना तो अंत में आपको दाल चावल रोटी सब्जी ही पड़ेगा। ये बात इसलिए समझना और ज़रूरी है, गांव में इस समय जैसे नए आलू का समय है। ट्रेडिशनली ये होता था कि पुराने आलू को ये बोला जाता है कि पुराना आलू जो है वो थोड़ा मीठा हो जाता है, कि भाई पुराना आलू है जो मीठा है, नया आलू जो है उसमें मिठास नहीं रहती, तो वो बेहतर माना जाता है। इस समय मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ और मैं शहर की बात कर रहा हूँ, और लेकिन शहर में मैं कोई 5 स्टार सब्जी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक हमारे आपके घरों में जो लोग थोड़ा मंडी, सो कॉल्ड, अब हर जगह मंडियाँ हैं,
उस मंडी में जाके जो खरीद के ले आके आता। आलू का दाम करीब 35-40 रुपये प्रति केजी है पुराने आलू का। नए आलू का क्या होगा नहीं मालूम। नया आलू मानी हुई बात है कि 50 रुपये के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब मुझे, मैं ये चीज़ें बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बाकी हरी सब्जी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी हरी सब्जी मतलब जो भी इस समय खाई जाती है, 100 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये एक कद्दू सब्जी होती है। हम लोगों के यहाँ जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पे कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम या कोई भी शुभ कार्यक्रम में ऐसा बोला जाता था कि साहब इसके बिना ये बहुत शुभ है, इसको कद्दू जरूर खाना। उसके पीछे जो मूल भावना ये थी कि कद्दू ही जैसा प्राइस होता था। कद्दू सबसे हायरकी में प्राइस वाइज सबसे नीचे वाले पायदान पे रहता था और उसको घर के ज़्यादातर बच्चे नहीं खाते थे। कद्दू खाने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस केवेट के साथ कि कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, माफ़ी के साथ, कद्दू सब, मैं भी उस अवस्था में हूँ, कद्दू सब थोड़ा जिसको कहते हैं ना एज्ड लोगों को अच्छा लगता था और उसको ये बताया जाता था नहीं कद्दू खाना भाई, कद्दू शुभ का। उसमें एक नंबर ऑफ आइटम बढ़ जाता था। सब्जी कितनी सब्जी बनवा रहे हैं भाई, 3 सब्जी बनवा रहे हैं तो उसमें से कद्दू जरूर रहता था। उसके अलावा मुझे कद्दू का ऐसा नहीं, वो लोग कहता है क्या पूड़ी कद्दू खा के क्या हुआ, कोहड़ा बोलते हैं, कहीं काशी फल बोलते हैं, अंग्रेजी में पंपकिन बोलते हैं, उस सिंड्रेला की कहानी भी है। लेकिन कद्दू जैसी सब्जी भी, मैं बिना जाने इस समय मुझे तुरंत का रेट नहीं मालूम है कद्दू का, लेकिन वो 60-70 रुपये किलो से कम वो भी नहीं है। मतलब आम आदमी के लिए सब्जी करीब करीब बाहर हो जा रही है उसके हद से। प्याज याज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, प्याज तो, और ये एक वजह से आपसे, जिस वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ और जिस वजह से आपको भी इस पर सोचना चाहिए कि आप अपने घर की बास्केट देख लीजिए। महंगाई की मार सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ रही है? खाने पीने के सामान पे। और जो हायरकी भी देखिए, गरीब आदमी के लिए जो 5 किलो अनाज जिसको आप देख रहे हैं उसके लिए वो बहुत प्राइस सेंसिटिव है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। आप अपने उसमें लिखते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट्स, कितने लोग मिल्क प्रोडक्ट्स दे सकते हैं? कितने लोगों के घर के बच्चे सुबह शाम दूध दे सकते हैं आप? अब इसके साथ साथ जब आपने ये डेटा दिया है तो आपने एक डेटा और दिया है। आपने कहा है कि मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपने ये भी बताया है कि साहब इस समय कुछ जगह बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है? बढ़िया ये चल रहा है आपके अनुसार कि 10 महीने में जो कोर इन्फ्लेशन है, अब कोर इन्फ्लेशन को आप इतना कॉम्प्लिकेटेड कर, कोर इन्फ्लेशन का मतलब नॉन फूड नॉन फ्यूल, आपने और जस्टिफाई किया है उस आज की उसमें। अब वो ये कह रहे हैं कि कोर इन्फ्लेशन 10 मंथ साइज पे 3.67 है और अब इसको वो कह रहे हैं कि इससे हमारी डिमांड्स पिक करने जा रही हैं, मतलब अब लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ये पुराना एक क्वेश्चन है जो पिछले 3-4 वर्षों में कई बार पूछा गया है कि आपके जब तक जेब में पैसा नहीं रहेगा तब तक डिमांड पुश नहीं होगी। ये सरकार जेब में पैसा रहने नहीं दे रही है। और सही बात यह है कि ये जो कोर सेक्टर में जो डिमांड हुई है वो 2 कारणों से हुई है, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं। आपकी जेब पे एक डाका और डाला गया है बिना बताए, टेलीकॉम के टैरिफ बढ़ गए हैं। आपका जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जो अब प्राण वायु जैसा है, जो ऑक्सीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे और आपके लिए है, उसके दाम बढ़ गए हैं। या आपने कभी मार्क किया? उसके दाम बढ़ गए हैं, उसकी वजह से ये कोर इन्फ्लेशन बढ़ा है। और सोने का दाम बढ़ा था क्योंकि अभी दिवाली और ये सब महीने थे, उसमें सोने का प्राइस होता है, इसने ड्राइव किया है ऊपर। एक चीज़ और है, हमारे यहाँ 2 सरकार की एजेंसीज हैं, एक आरबीआई और एक नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे। दोनों के एस्टिमेट में इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है? मतलब कोई मामूली गड़बड़ नहीं है। आरबीआई का जो एस्टिमेटेड था कि रिटेल इन्फ्लेशन करीब 4.8 है रहेगा, है से ऊपर 6.1। मैं सिर्फ जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इतना वेरिएशन कैसे 2 एजेंसीज में है। मतलब या तो वहाँ के लोग ज़्यादा, मैं उनको बेवकूफ़ नहीं, ज़्यादा विद्वान है, या यहाँ के लोग ज़्यादा विद्वान है। कौन विद्वान है? मतलब एक आप रिटेल इन्फ्लेशन, दोनों लोगों की बात हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? एक आपको, और इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? आरबीआई के यहाँ से फिर आ गया कि अभी जो ब्याज दरें हैं, जिसको रेपो रेट बोलते हैं, वो 20 महीने से फिक्स से ना बढ़ा है ना घटा है, वो 6.5% रहा है पिछले 20 महीने से। ऐसा माना जाता है कि जब वो घटेगा तो लोग ज़्यादा कर्जा लेंगे, ज़्यादा कर्जा लेके इंडस्ट्री बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और सर्विसेज करेंगे, और उससे लोगों के पास जेब में पैसा और जाएगा।
वो कम नहीं करने की स्थिति में आरबीआई। और एक इंटरेस्टिंग डेटा और है आपके पास जो स्टेट वाइज उसी में है। स्टेट वाइज जो उन्होंने कहा है कि किस स्टेट में ज़्यादा इन्फ्लेशन, किस स्टेट में कंपेरेटिवली, स्टेट का कंपैरिजन दिया है। उसमें जो भारत की टॉप 3 स्टेट हैं उसके टॉपर हैं छत्तीसगढ़ 8.84%, बिहार 7.83%, उड़ीसा 7.51%। एक ध्यान रखिएगा, ये तीनों स्टेट ट्राइबल, गरीबी, ये तीनों स्टेट हैं, ये कोई विकसित स्टेट नहीं है। यहाँ पे इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात पे आऊँ उससे पहले, सबसे कम इन्फ्लेशन वाली स्टेट दिल्ली है 4.01%। एक चीज़ और जान लीजिए, जो टॉप 3 सबसे महंगी स्टेट हैं छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा, इसमें आपके बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये डबल इंजन आपके जेब के पे डबल मार कर रहा है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। और ये एक चीज़ और है जिसका आंसर मेरे पास मतलब मोटे तौर पे है, लेकिन एज ए स्पेशलिस्ट नहीं है। ये सब ये जो चल रहा है ना, इसका एक बड़ा कारण ये है कि आज हमारी इकॉनमी, हमारी अर्थव्यवस्था पे जो ट्रेडर हैं, आढ़तिये हैं, उनका कब्जा है। गांव में किसान को क्या आपको लग रहा है कि अगर शहर में 50 रुपए किलो नया आलू बिक रहा है तो गांव वाले को क्या 40 रुपए में उसको मिल रहा होगा, किसान को? नहीं। ये जो ट्रेडर हैं इनका इतना कंट्रोल है और इतना कंट्रोल हर दिन बढ़ता जा रहा है। भाई अडानी जी तो सेलो ही पूरे सबके सेलो बंद करवा के वो सेलो अपने बड़े बड़े सेलो करके वो सारा भंडारण ही अपने कब्जे में करना चाह रहे हैं। ये बात समझने वाली इसलिए कि अब खाने के खास करके और खास करके पेरिशेबल गुड्स, सब्जी, फल, इसके दाम अब कंट्रोल करना आढ़तियों के हाथ में है। किसान के से उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि किसान की कंट्रोल में है। मैं एक चीज़ और कह के ख़त्म करूँगा। हमारे यहाँ 3-4 चीज़ें हैं जो खाने के लिए, दाल सब्जी के अलावा जो कुकिंग माध्यम, मतलब जो जिसमें बनता है, तेल, घी, ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और दूसरा है जिसमें पकता है। ये दोनों चीज़ें सरकार के हाथ में हैं। हमारे यहाँ एक महंगाई का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं रिफाइंड ऑयल, खास करके खाने का तेल, उस पर सरकार बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है। ये भी ध्यान रखिएगा, सरकार उसको कम कर सकती है। दूसरा, आपको पता ही है कि गैस वाली बात, आज गैस का सिलेंडर कहाँ पहुँचा हुआ है, और इसीलिए सरकार को बार बार किसी को कहना पड़ता है कि हम 2 सिलेंडर साल में फ्री देंगे, कोई 3 देगा, कोई 5 देगा, कोई 6 देगा। मुझे लगता है कि एज अ यूनिफॉर्म पॉलिसी सरकार को इन चीज़ों पे बहुत प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए, इस पे थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। जैसे होता है ना कि जितना आ रहा है उतने पे ही आगे कर दो, अपना प्रॉफिट मत कमाओ, अगर अपने चार्जेस भी मत लो, क्योंकि ये आम आदमी की बेसिक पेट से लगा हुआ मामला है और उस पर डाका ना डालें तो बेहतर होगा। आज मैं इसलिए आपको इस बात को कहा था कि सोचिएगा ज़रूर कभी कि ये इन्फ्लेशन रेट और ये करके दिखाया जाता है कि महंगाई कुछ नहीं, महंगाई चरम सीमा पे है। एक अंतिम बात और कह दूं, जो कल भी मेरे कार्यक्रम में मेरे साथी लोगों ने कही थी, सरकार को लगता है या पार्टीज़ को लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बेवकूफ़ बना ले जाएंगे। तो क्या 25 लाख दिए का वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड और मंदिर और मुसलमान और ये सब, लेकिन हाल के चुनावों ने ये सिद्ध कर दिया, और मैं लोकसभा चुनाव से बात कर रहा हूँ, लोकसभा, हरियाणा और अभी, कि आप इस पे ये सब बातें करके आप ये तो कर सकते हैं कि आपकी बात मेन इशू आप नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आम मतदाता है उसके लिए जो बेसिक इश्यूज़ हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोज़गारी हो, यही इम्पॉर्टेंट है। आपके मंदिर मस्जिद के इश्यूज़ पे, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ पे अब लोग वोट नहीं देने वाले हैं। आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन अब वोट देने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा कुछ ऐसा करिए कि आपकी पॉलिसीज़, आपका ये रेवड़ी बांटने के बजाय आप चीज़ों को कंट्रोल करिए। आम आदमी के कम से कम जो मुहैया करा दीजिए कि उसका जब शाम को वो सोए तो कम से कम भरपेट खाना उसके पेट में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।